हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि आपके अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे ईएसआईसी हो, रेलवे हो, या फिर एम्स हो, इसरो, एनएचएम हो, सिपाही हो, जितने भी फर्दर आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है या आई हुई है, उसके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है यह वीडियो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और यदि आपको आंसर आता हो तो पहले आप खुद आंसर गेस करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डैश इज प्रोड्यूस्ड। बताइए, सेल डिवीजन के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है? व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या बैक्टीरियोफेजेस। तो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी डब्ल्यूबीसी कहने का बात हो रहा है। आरबीसी यहाँ पे रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी हो गया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए हो गया, जो कि आपका एमसीपीई 2022 यानी ये एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको मैं बताता हूं कि सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सेल अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेता है, यही तो सेल डिवीजन है ना? यही तो सेल डिवीजन है। सेल का ये बीच में न्यूक्लियस है, तो डिवाइड करने से पहले वो क्या करता है कि सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो क्रोमोसोम हो, डीएनए हो, या फिर उसके अंदर क्या कहते हैं डीएनए हो, या फिर आपके जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, सारी चीजों को पहले डबल करता है, उसके बाद जाकर के दोनों में हाफ हाफ बांट देता है ना? ऐसा कुछ होता है। तो जो भी सेल ऑर्गेनेल का पार्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी देखिए, व्हाइट ब्लड सेल नाम है, सेल लगा हुआ यानी खुद ब खुद ये एक सेल है ना? तो ये नहीं प्रोड्यूस होता है, ये खुद सेल है एक टाइप का। ये भी आरबीसी एक प्रकार का अपने आप में सेल है, तो ये नहीं होगा आंसर। सेल के अंदर चूंकि डीएनए पाया जाता है, जी हाँ, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ गए? और ये डीएनए किस फेज में बनता है? तो एस फेज में बनता है। अब ये फेज क्या है तो आपको मैं बता दूं कि जो सेल डिवीजन होता है वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है ना? साइकिल के रूप में होता है। सेल का एक साइकिल होता है, जिसमें कि सबसे पहले उसको दो फेज में बांटा जाता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है? सेल का प्रिपरेटरी फेज होता है, डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होता है, और एम फेज में एक्चुअली सेल डिवाइड करता है। ठीक है, अब उस इंटरफेज को भी फर्दर तीन फेज में बांटा गया है, G1, S एंड G2। G1 फेज में सेल ग्रोथ होगा, है ना, सेल बड़ा होगा। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज में प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। एक्चुअली माइटोसिस के लिए क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। देन M फेज को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। यानी पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियो वर्ड का होता है न्यूक्लियस, है ना? कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन होगा। तो उसका भी सीक्वेंस याद रखना है, पहले होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ जाता है कि सेल साइकिल का एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है? G1 फेज, उसके बाद S फेज, G2 फेज, उसके बाद क्या? एम फेज का जो भी पार्ट है, और उसका ट्रिक है आपको मैं बता देता हूं, एक वर्ड याद रखिए, PM एट साइटोकाइनेसिस। PM एट साइटोकाइनेसिस कैसे याद रहेंगे? P मतलब प्रोफेज, है ना, उसके बाद M मतलब मेटाफेज, उसके बाद A मतलब एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। इस प्रकार से होता है ना? तो उसमें जो सेल का डुप्लीकेशन होता है, सेल के जो भी ऑर्गेनल्स हैं उसका डुप्लीकेशन होता है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इंटरफेज में, लेकिन वो जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो एस फेज में होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो वही चीजें बोल रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोसिस हो या मियोसिस, दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। उसमें सेल डुप्लीकेट्स करता है ऑल इट्स कंपोनेंट, उसके जितने भी कंटेंट है उस सबको, एंड इंक्लूडिंग द क्रोमोसोम एंड डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए सबको डबल करता है। देन स्प्लिट्स, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है, अमाउंट डबल होता है, याद रखिएगा। स्प्लिट्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, फिर दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है, दोनों को बांट दिया जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर इनवेलप रीअपियर्स एट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है कब? मेटाफेज में, एनाफेज में, या साइटोकाइनेसिस या टीलोफेज में। ये HPSSC 2022 का क्वेश्चन है, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, उसके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इन्वेलप है, रीअपियर बोल रहा है। डिसअपियर और रीअपियर मतलब समझते हैं? डिसअपियर मतलब होता है गायब होना, और रीअपियर मतलब वापस आना। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जैसे G1 G2 G1 S G2 में आप समझेंगे कि इसमें क्या होता है, वैसे आपको समझना पड़ेगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या क्या होता है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन सारे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो इंटरफेज आपने समझ लिया। इंटरफेज को तीन फेज में बांटा गया था, G1 S और G2।
इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मेनली आपको याद रखना है कि एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और सेंट्रियोल नाम का एक ऑर्गन है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है, जो कि इसका भी डुप्लीकेशन एस फेज में ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेल एंटर करता है प्रोफेज में। अब जो प्रोफेज में आता है तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगता है। याद रखिएगा, डिसअपियर यानी गायब होने लगता है। और ये क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ना, इस प्रकार से होता है क्रोमेटिन फाइबर, वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का शेप लेने लग जाता है ना, क्रोमोसोम का शेप होने लग जाता है। और उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है ना, स्पिंडल फॉर्मेशन का जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे फर्स्ट फेज है सेल डिवीजन का। ओके, चलिए उसके बाद प्रोफेज के बाद किसमें आता है, मेटाफेज में। मेटाफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीट तरीके से न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है और ये क्रोमोसोम एकदम साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और देन वो साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो सेल के एकदम ये इक्वेटर पे आ जाता है और इसको एक मेटाफेजिक प्लेट बनाता है ना। और यहाँ पर पूरे फुल्ली कंडेंस्ड स्टेज में क्रोमोसोम रहता है, इसलिए मेटाफेज को सबसे बेस्ट फेज माना गया है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट फेज कौन सा है, तो मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेल किस में एंटर करता है, एनाफेज में। देन एनाफेज में क्या होता है, वो जो सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम, तो इसका ये एक अलग क्रोमेटिड हो गया, ये अलग, दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाता है और अपोजिट पोल्स पर आने लग जाता है ना, अलग अलग होने लगता है। और टीलोफेज में फाइनली प्रोफेज का अपोजिट होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हुआ था, सॉरी डिसअपियर हुआ था, गायब हुआ था, वो वापस रीअपियर होने लग जाता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुआ था, यहाँ वापस डीकंडेंस हो जाता है और क्रोमेटिन के फाइबर के रूप में हो जाता है और प्रॉपर्ली इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस में सेल दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी को थ्योरेटिकली आप देख लीजिए ध्यान से, प्रोफेज में क्या क्या होता है, मैंने जो जो बताया डायग्राम से वही यहाँ लिखा है। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है सेल डिवीजन का, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, वेरी गुड। ड्यूरिंग प्रोफेज क्रोमोसोम्स कंडेंसेस एंड सेंट्रोसोम मूव अपोजिट साइड। तो कह रहा है क्या, यहाँ पर प्रोफेज में क्रोमोसोम शुरू किया जाता है, कंडेंस हो जाता है। ये देखिए क्रोमेटिन फाइबर था, क्रोमेटिन फाइबर धागा की तरह होता है और ये कंडेंस होकर के मतलब एकदम बढ़िया से क्रोमोसोम का शेप लेना होता है, तो वही कंडेंस होने लग जाता है एंड अपोजिट पोल्स पर जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल पर जाने लग जाता है और इनिशिएटिंग फॉर्मिंग माइटोटिक स्पिंडल। ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो दिखता है इस तरीके से, ये क्या करने लगता है, अपोजिट पोल्स पर जाने लग जाता है। फिर मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग मेटाफेज द न्यूक्लियस डिसॉल्व्स, जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था वो डिसॉल्व हो जाता है पूरे तरीके से एंड द सेल्स क्रोमोसोम कंडेंसेस, सेल क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाता है, घना हो जाता है एंड मूव टुगेदर, एकदम एक जगह आ जाता है, अलाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल, सेंटर डिवाइडिंग सेल के सेंटर पे आ जाता है, जिसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे आ जाता है। देन एनाफेज में क्या होता है, इन एनाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड था वो क्या हो जाता है, अपोजिट पोल्स पर आना शुरू हो जाता है, सेपरेट होने लग जाता है। तो कि इन एनाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट होने लग जाता है एंड आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट एंड ऑफ द सेल। पुल्ड टुवर्ड मतलब क्या होता है, अपोजिट एंड की तरफ खिंचाने लगता है, ठीक है। फिर लास्ट फेज है टीलोफेज, इसमें क्या होता है, फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का फाइनल स्टेज है एंड सेकंड डिवीजन मियोसिस, छोड़िए, स्पिंडल डिसअपियर, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो बना था, जो कि प्रोफेज का उल्टा सारा काम हो जाता है, वहां जो बना था यहाँ गायब होने लगेगा एंड न्यूक्लियस रीफॉर्म, जो न्यूक्लियर गायब हुआ था यहाँ बनने लगेगा एंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, क्या कहता है, फिर से वापस क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाता है। ये था टीलोफेज तक का कहानी। फिर साइटोकाइनेसिस से सेल फाइनली डिवाइड कर जाता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, देखिए, न्यूक्लियर इनवेलप रीअपियर्स एट, न्यूक्लियर इनवेलप वापस आने लगता है कब, तो गायब कब होता है, तो प्रोफेज में, आने लगता है टीलोफेज में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका टीलोफेज। ओके, समझ रहे हैं ना, तो आंसर हो गया टीलोफेज। ओके, चलिए, जैसे देखिए टीलोफेज में आपको बोल रहा है ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल। जैसा हमने बताया कि सेल साइकिल में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जैसा हमने बताया आपको सेल साइकिल में ऐसा कुछ होता है, G1 GS G2, जो सेल डिवाइड कर रहा है उसके लिए। लेकिन जो सेल मान लीजिए डिवाइड नहीं करना है उसको, वो क्या कहते हैं, वो अलग स्टेट में चला जाता है, वो जीवन को लीव कर जाता है, जीवन को लीव करके जी नोड में चला जाता है, इसको G0 कहते हैं। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि सेल मर जाता है, डेड हो जाता है, जिंदा रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं करता है ना, सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहा होता है। वापस जब इसको सेल डिवीजन करना होगा तो वापस इसमें आ जाएगा, लेकिन ये लीव करता है तो जीवन नोड में चला जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, इसी को क्वोशेंट स्टेज भी कहते हैं, याद रखिएगा कि किस, जो सेल डिवीजन नहीं करता वो किस स्टेज में रहता है, तो जी नोड में। कौन सा ऐसा है बॉडी में, जैसे नर्व सेल, हार्ट सेल, ये सब सेल डिवीजन नहीं करता है, ठीक है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा जी नोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, सेल्स इन जी नोड फेज आर नॉट एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, डिवीजन के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। सेल एंटर्स जी नोड टेम्पररीली,
जरूरी नहीं कि ऑलवेज जी नोड में रहेगा। मान लिया उसको मन हो गया कि नहीं अब डिवाइड करना है तो वापस आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं कि यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के अलग अलग वैकेंसीज जो आ रही हैं उसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको एक प्रॉपर वे में तैयारी करना पड़ेगा। और उस पूरे तैयारी के लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें कि आपको हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोर्स परचेज करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, डी फार्मा का जितना सब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का सिलेबस होता है वो सब क्या होता है, डी फार्मा वाला ही होता है, और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो आपको पूरा सिलेबस को यहाँ तैयारी कराया जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस डाउट सेशन के लिए दिए जाएंगे एग्जाम टाइम पे, जो भी एग्जाम्स की तैयारी चलेगी, एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। अलग अलग एग्जाम्स के आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे जैसा कि एग्जाम होता है सीबीटी, एंड 24/7 सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इसमें यदि इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च करिएगा, देन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई सारे कोर्स हैं, नीचे में आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कोर्स भी दिख जाएगा, जिस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए और मात्र 799 रुपए में आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अपनी तैयारी को हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, पेमेंट रिलेटेड इशू या फिर आपको और भी कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक बात कर सकते हैं, जिसमें हमारी टेक्निकल टीम आपको किसी प्रकार के जो भी समस्याएं उसको समाधान करने का प्रयास करेंगी, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन वाले फेज में। नेक्स्ट है द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल्स ऑफ स्पिंडल इज। बताइए कि आपको मैंने सारे स्टेज बोले, फेज बोले, सारे फेज के बारे में बता दिया। किस फेज में जो होता है क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल्स ऑफ द स्पिंडल, यानी पोल की तरफ जाने लग जाता है, एक उधर एक इधर, इस प्रकार से कहां पे होने लग जाता है, इस प्रकार से कहां पे होने लग जाता है, पोल्स के साइड आने लग जाता है ना, पोल्स के साइड आने लग जाता है क्रोमोसोम। कहां पर, तो आपको हमने इस फिगर में आपको बताए थे, याद है, ये फिगर देखिए, यहाँ पर देखिए ये फिगर, इस फिगर में देखिए कहां पे अपोजिट साइड आने लग गया, अपोजिट साइड में आने लग गया एनाफेज में, है ना। तो वही चीजें हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही ना पूछ रहा है कि डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड्स, बोल दे वही चीज है, मूव टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ जाने लगता है, तो किसमें, आपका बताइए एनाफेज में, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज भी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फेज सेपरेट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड डिस्ट्रीब्यूट सेम इनटू डॉटर सेल। किस फेज में एक्चुअली क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरफेज में नहीं, इंटरफेज में तो एक्चुअली क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन हो रहा था, कुछ तो नहीं यहाँ डिवाइड होता है। प्रोफेज में नहीं भाई, यहाँ पे तो क्रोमोसोम कंडेंस होना ही शुरू होता है। एम फेज पूरा प्रॉपर, इस सारे को मिला दिए, जी हाँ, एम फेज पूरा प्रॉपर बोलेगा तब जाकर के इसके अंदर सेंट्रोसोम, क्योंकि देखिए एम फेज में ही एक्चुअली सेल डिवाइड होता है ना। जो भी आपका क्रोमोसोम हो, डीएनए, उसका डिवीजन मेनली कहाँ होता है, एम फेज में होता है, इसके लिए प्रिपरेशन बने इंटरफेज में होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एम फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन का फंक्शन क्या है, तो सोमैटिक सेल डिवीजन वर्ड से मतलब समझिए कि किस सेल डिवीजन, मैंने आपको बताया सेल डिवीजन दो प्रकार का था, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। अब माइटोसिस को ही सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि आपका जितना भी सोमैटिक सेल है उसमें कौन सा प्रकार का डिवीजन होता है, तो माइटोसिस होता है। अब सोमैटिक सेल क्या होता है, तो सोमैटिक सेल आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सारे सोमैटिक हैं, बस किसको छोड़ के, जर्म सेल को, जिससे आपका क्या बनता है, गैमीट बनता है, जैसे कि स्पर्म और ओवम, है ना। स्पर्म और ओवम जो बनता है, स्पर्म ओवम क्या होता है, हैप्लॉइड होता है ना, हैप्लॉइड मतलब एन होता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होता है, तब ना जाके दोनों मिलता है तो एक बच्चा 2n बनता है, डिप्लॉइड बनता है। और हमारे बॉडी का जितना भी सेल्स है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल डिवीजन कहने का मतलब क्या हो रहा है, माइटोसिस के बारे में पूछ रहा है, तो माइटोसिस के बारे में कौन सा फंक्शन सेम है, तो देखिए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रेप्लिकेटेड, जी हाँ, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है। जैसे यदि कोई डिप्लॉइड सेल है तो वो दो भाग में डिवाइड होगा, तो ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा या बढ़ जाएगा, इसमें 2n था तो इसमें भी 2n ही रहेगा, इसमें 46 क्रोमोसोम था तो इसमें भी 46 ही रहेगा, है ना। तो ये सही है भैया। रिप्लेस डेड सेल, जी हाँ, आपके बॉडी का कहीं भी कोई सेल डेड हो गया या फिर इंज्योर्ड हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए सोमैटिक सेल डिवीजन होता है। मेनली ग्रोथ आपके बॉडी में जो भी होता है या फिर रिपेयर होता है वो सोमैटिक सेल डिवीजन के थ्रू यानी माइटोसिस के थ्रू होता है। सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आता है, यहाँ जेनेटिक वेरिएशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे पॉइंट्स ट्रू है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आप माइटोसिस और मियोसिस में अंतर समझिए। माइटोसिस को ही आप सोमैटिक सेल डिवीजन और मियोसिस को आप जर्म सेल डिवीजन कह सकते हैं, ना, जो कि गैमेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, आपका जो गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जहां स्पर्म और ओवम बनता है, ठीक है।
चलिए, तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल यदि है तो उससे 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे। डॉटर सेल मतलब एक ऊपर वाले को पेरेंट सेल कहेंगे जिससे सेल डिवीजन हो रहा है, और फाइनली जो बन रहा है वो डॉटर सेल कहलाता है। ठीक है, ये माइटोसिस है। इसका एक और नाम दिया जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर घट नहीं रहा है। ठीक है, जबकि इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं मियोसिस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि कोई डिप्लॉइड सेल है, डिवीजन करना है, तो मियोसिस तो पहली बात ये याद रखिए कि 2 फेज में होता है। एक मियोसिस 1 होता है, दूसरा मियोसिस 2 होता है। पहला मियोसिस में क्या होता है, ये 2n से n बन जाता है ना। यानी यदि आज 46 क्रोमोसोम था तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये फिर मियोसिस 2 में वापस 23 को 23 ही बना लेता है। 1n है तो यहाँ पे 1n में। तो यहाँ पे मतलब है कि एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण किया, है ना। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो ये सब पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको देख लीजिए कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है। किस लिए माइटोसिस करते हैं? ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए, जबकि गैमीट प्रोडक्शन के लिए आपका मियोसिस होता है। डॉटर सेल जो बनते हैं वो डिप्लॉइड, यहाँ पर 2 डिप्लॉइड सेल बनता है, जबकि यहाँ पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर होता है। और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर नहीं करते, यहाँ पर पेयर और रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर यहाँ नहीं होता है, जबकि यहाँ होता है। इसी वजह से यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन भी देखने को मिलता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, जबकि सेक्सुअली में क्योंकि गैमेट बनना जरूरी है। जैसे कि आपका माता पिता है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आपको स्पर्म ओवम तो जरूरी है ना बनना, तो स्पर्म के लिए और ओवम किस में बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां मियोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम इज। तो क्रोमोसोम की शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा है? तो कहां पर क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, जहां बहुत अच्छे से दिखता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटाफेज वाला स्टेज है, यहाँ पर क्रोमोसोम सबसे अच्छा दिखता है, एक जगह दिखता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट स्टेज होता है। तो आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज द सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। इंटरफेज के किस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जीव के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी चीजें बन रहा है, कोई भी चीजें टूट रहा है, जो जिंदा है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहेगा। तो कौन सा इंटरफेज का कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ऑल ऑफ द अबव। मैंने बोला सेल ऑलवेज जब तक वो जीवित है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, चाहे वो इंटरफेज में हो या फिर G0 फेज में हो या फिर M फेज में हो, है ना। ऑलवेज मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए, क्योंकि हाँ अलग अलग काम होता है बात अलग है, लेकिन उसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव तो ऑलवेज रहता है। ठीक है, कहता है यहाँ पे वही चीजें देख लीजिए, एस फेज में मेनली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोजोम होता है, अक्सर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है? तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है सेंट्रोजोम, है ना, जिसका की डुप्लीकेशन आपको एस फेज में देखने को मिलता है। इसी के कारण क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर बनाता है और ये स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर में अटैच करके इसको खींचता है, वापस अपोजिट पोल के ओर लेके आता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रोजोम। ठीक है, इसी को सेंट्रियोल भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा गोल्जी एपरेटस नहीं जी, लाइसोसोम नहीं जी, पेरोक्सिसोम नहीं जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेंट्रोजोम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में आ जाइए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। द इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीजन इज कॉल्ड। हर एक सेल डिवीजन के इंटरवल को क्या कहते हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बार सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने से पहले क्या करेगा? वो तैयारी करेगा, तो उसको इंटरफेज कहते हैं। देन वो सेल डिवाइड करेगा तो एम फेज कहते हैं। फिर वो जो सेल, अगर मान लीजिए इससे 2 सेल बन गया तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये भी तो वापस डिवाइड करेगा, तो इसको भी पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इसको भी पहले इंटरफेज में आना पड़ेगा, तो ये सेल फिर से इंटरफेज में आएगा, देन वो डिवाइड करेगा एम फेज, फिर वो इंटरफेज में आएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है 2 सेल डिवीजन, है ना, इस सेल डिवीजन के बीच का स्टेज को क्या कहते हैं? इंटरवल को क्या कहते हैं? तो इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, तो इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं, इसमें की प्रिपरेशन होता है डिवीजन के लिए। ओके, चलिए, तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चंस था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इस प्रकार से वीडियोस आप चाहते होंगे, अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो बहुत अच्छा प्यार दीजिए भैया, ताकि हम लोग आपके लिए लगातार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज करवाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।